राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो हम ये लेक्चर करने जा रहे हैं इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस, यानी कि इवनिंग शिफ्ट के हम 25 क्वेश्चंस आज लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। कृष्ण नमस्ते। और नमन करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। विच फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय माइकल फैराडे इन 1831। तो माइकल फैराडे ने कौन सा डिस्कवरी की थी, कौन सी लॉ दी थी? तो ये तो आपको पता ही होगा, उन्होंने दी थी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये होती क्या है? तो ये बोलती है कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड्स इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन कंडक्टर। अगर सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बना रखी है, ठीक है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर ले लेते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक करंट जो है जनरेट करेगी, इंड्यूस्ड करेगी, जनरेट करेगी। ऐसा बोलती है फैराडे की लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि अगर सपोज एक कंडक्टर है, जैसे कि हमने ये रॉड ले रखी है, आपने देख रहा है रॉड के ऊपर हमने कॉइल लपेट रखी है, तो आप देखेंगे कि अगर हम जो ये कॉइल है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट भी बहता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है? तो आपने देखा होगा जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये जो हैं ये बेसिकली फैराडेज की लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करती है इन दी वर्किंग ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड वेरियस अदर एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? एम.एन. रॉय ने, दादा भाई नारोजी ने, बिपिन चंद्र पॉल ने, या फिर लाला लाजपत राय? तो आपको पता है एम.एन. रॉय को, आप देखो एम.एन. रॉय और राम मोहन रॉय, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग अलग हैं। एम.एन. रॉय का नाम आप जानते होंगे कि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। ठीक है, पार्टी ऑफ इंडिया कौन से ईयर में? सन 1920 में। कहाँ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और ये फिर यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर में भी एक बनती है, कानपुर में बनती है ये 1924 में। ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, वही हम बात करें बिपिन चंद्र पॉल की, तो आपको याद होगा 1907 का सूरत स्प्लिट, जिसमें जो है आईएनसी दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, एक को मॉडरेट्स बोलते हैं, मतलब गरम दल और नरम दल। तो जो गरम दल में थे उनको हम कैसे याद करते थे? हम गरम दल वालों को कैसे याद करते थे? हम याद करते थे लाल बाल पाल करके, लाल बाल पाल। तो ये जो पाल हैं ये कौन है? यही है हमारे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, जो गरम दल के लीडर भी थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये तीन जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट किस साइड थे? मॉडरेट्स अलग थे। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो आप इनके कुछ आपको जनरल्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं वो याद होनी चाहिए, जैसे पंजाब केसरी भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। पंजाब केसरी हो गया, है ना, वंदे मातरम जनरल है वो भी इन्हीं की है, यंग इंडिया भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है, ये कुछ हैं, और इनकी एक बुक भी है, एक बुक भी आप याद कर लो, उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि किसकी बुक है, तो ये लाला लाजपत राय की बुक है।
ठीक है। और आपको याद होगा कि इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, और आप जेम्स स्कॉट ने लाठी, जब ये उसमें मूवमेंट में चल रहे थे तो लाठी चार्ज हुआ था, तो जेम्स स्कॉट ने लाठी मार के इनकी हत्या कर दी थी। उसके बदले भगत सिंह गए थे उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है। लेकिन 1928 में जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मर गया, ठीक है। उसकी वजह से जो क्या है, इन भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है अपने सब साथियों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब थोड़ा सा हम दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही बच गए हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता होगा। इनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और आपको पता है इन्होंने, इनकी जो जनरल थी, वीकली थी, क्या थी? रस्त गोफ्तार, जो पारसी कम्युनिटी के लिए निकाली थी, रस्त गोफ्तार। और पारसी कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक वो भी चलाया था, क्या बोलते हैं, सभा चलाई थी, कौन सी? रहनुमाई मजदियार मज रहनुमाई मजदियाई सभा, ऐसे याद है आपको? याद तो होगी। मजदियाई ऐसे कुछ, मजदियाई सभा। और कब बनाई थी? 1851 में बनाई थी, कुछ लोगों की हेल्प से। नाम लिख देता हूँ मैं, नाम याद होना चाहिए आपको। नौरोजी फुरदौनजी और SS बंगाली, है ना, और भी लोग थे, पर ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इनके साथ मिलकर इन्होंने रहनुमाई मजदियाई सभा का गठन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और बुक तो आपको बताई दी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस बुक में इन्होंने एक थ्योरी दी है, वो याद रखनी है आपको। उसका नाम है ड्रेन थ्योरी। किस तरह जो है इंडिया का सारी वेल्थ जो है वो ब्रिटिशर्स ने ड्रेन कर दी है, उसके ऊपर ये थ्योरी है। और इनका एक और है वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी इनकी कंपोजिशन इन्होंने लिखी थी, ठीक है, याद रखना है। जनरल मैगजीन थी शायद। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने फॉर्म किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने फॉर्म किया। कौन से साल किया? तो आपको नाम याद रखना है, 1866 साल का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जो कि आपको याद होनी चाहिए विथआउट अ डाउट, ठीक है। चलते हैं आगे। Who reconciled Dalton atomic hypothesis with Gay-Lussac result on combination of volume in 1811? तो किस साइंटिस्ट ने डाल्टन एटॉमिक की जो थ्योरी थी और गे-लुसाक के जो रिजल्ट थे उसको आपस में मर्ज कर दिया था और नई चीज़ बनाई थी? रॉबर्ट बॉयल या अमेडियो अवोगाड्रो, फ्रेड हॉयल या जैकिस चार्ल्स? तो ये थे हमारे अवोगाड्रो जी, जिन्होंने अवोगाड्रो नंबर भी दिया था। अच्छा, आपको नंबर तो याद ही होगा। अवोगाड्रो नंबर कितना था? वो था 6.02 × 10⁻23, ठीक है, इतना। और अगर हम बॉयल जी की बात करें तो बॉयल जी ने एक लॉ दिया था, कब आया था? 1662 में, है ना। उसके हिसाब से इक्वेशन आपको याद रखनी है, P1 = V1 = P2 P1 V1 = P2 V2, ठीक है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज़ याद रखनी है। सेम उसी तरह कुछ और भी लोगों ने दिए थे, जैसे चार्ल्स का लॉ आया था, ठीक है। क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये सब क्या है, गैसेस से रिलेटेड है, और वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर ये बनाए गए हैं नियम,
ठीक है, इसमें बस एक चीज़ आखनी है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखा गया, जैसे इस केस में टेम्परेचर रखा हुआ है, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, 1787 में आया था, ये बोलता है V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, और इसमें क्या बताया मैंने, कांस्टेंट प्रेशर। आई होप इतना समझ में आया होगा। सेम गेल-लोसबर्ग जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने 1808 में दिया था, और इन्होंने बोला था कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये रिलेशन है बेसिकली। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन ने जो लॉ ऑफ प्रेशर क्या दिया था, वो था कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सेम। मतलब सपोज एक कोई आप कंटेनर मान लो, उसमें जो गैसेस हैं, है ना, गैसेस का जो प्रेशर है, इक्विवेलेंट वाला प्रेशर जो होगा वो सब गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये ऐसा डाल्टन का जी का मानना था। फिर आता है एक और है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये भी गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसको बस इक्वेशन याद कर लो आप, इसमें है R1/R2 इक्वल्स टू M1/M2, बस इतनी याद कर लो, बाकी और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लोसबर्ग लॉ और एवोगाड्रो का ये याद रखना कि डाल्टन और गेल-लोसबर्ग के रिजल्ट को इन्होंने मर्ज करके एक नई चीज़ बनाई थी, नया इक्वेशन दिया था। कौन थे वो? एवोगाड्रो सर थे। ठीक है, कब? 1811 में। ओके, इतना आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। हु वॉज दिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट? तो चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट का कौन था? कोऑर्डिनेटर पूछा है, ठीक है। और आपको पता है इंडिया में हुई थी, कब हुई थी? 2023 की बात कर रहे हैं हम, है ना। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। इतना तो आपको पता होना चाहिए। और इसका थीम आपको पता है, वसुदेव कुटुंबकम इसका थीम था, है ना। आई होप आपको रिमेंबर होगा, वसुदेव कुटुंबकम इसका थीम था। दिल्ली सजाया गया था, G20 के हर जगह जो है पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे। तो इसके चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? इसके चीफ कोऑर्डिनेटर थे हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला इसके कोऑर्डिनेटर था। और इनके साथ एक और पर्सन थे जिनको हम शेरपा बोलते हैं, शेरपा ऑफ G20 समिट। वो कौन थे? वो थे हमारे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ये दो नाम G20 समिट से आपको याद होने ही चाहिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थीम तो आपको पता ही थी मैंने, थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और G20 समिट के जो 5 की आउटकम्स थे होने के बाद क्या क्या है हमने चर्चा की। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की, एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, हाई प्रिंसिपल ऑन एंटी करप्शन, सपोर्ट फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपर बैंक। ये 5 जो है आउटकम्स निकल के आए G20 समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ये आप यहाँ पे इसको सिंबल देख रहे होंगे। अच्छा हाँ, सिंबल से भी याद आया, सिंबल क्या था? G20 समिट का सिंबल था लोटस। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यहाँ पे बना हुआ है, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो लोटस इस G20 समिट का सिंबल था। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चढ़ जाए। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि हम स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। इन स्टेट आगे लिखा हुआ है शैल नॉट बी लेस देन कितनी मतलब कि किससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो आपको इससे याद आना चाहिए तुरंत 91st अमेंडमेंट 2003 का। कौन सा? 91st अमेंडमेंट 2003 का, जिसमें ऐसा बोला गया है कि स्टेट में या सेंटर में, ठीक है, मैक्सिमम जो है स्टेट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ होगी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ इतना हो सकता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। ऐसा बोला 91st लेजिस्लेटिव असेंबली। और मिनिमम तो आपको पता है, मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होगी 12। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होगी 12। ठीक है, और ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल कौन कौन से? अमेंडमेंट कौन सा? अमेंडमेंट तो लिख दिया मैंने 99, 91st, 99 नहीं है, 91st है। एक मिनट, 91st से है,
ठीक है। और आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो स्टेट सेंट्रल में कौन से आर्टिकल में और स्टेट वाले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, स्टेट में है आर्टिकल नंबर 163। ठीक है। अगर हम सेंटर की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और 91st अमेंडमेंट ने और क्या क्या लेके आया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, और भी क्या एडिशन हुए हैं 91st अमेंडमेंट से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है। तो देख लेंगे, मतलब इससे आइडिया मिल जाएगा कि आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। देखो जो नॉर्मल है 44th है, 42nd है, ये तो सबको याद होते हैं ना, 86th है, 61 है, ये सबको याद होते हैं। लेकिन मतलब कि बहुत से ऐसे अमेंडमेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है, तो वो भी कंसिडर करने ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? और ये पाल डायनेस्टी, अगर जैसे मैं पाल डायनेस्टी की बात करता हूँ, आपको ट्राइपार्टाइट त्रिपत्तीय जो है युद्ध हुआ था, जो कन्नौज स्ट्रगल है, वो याद आनी चाहिए। ठीक है। पहले थोड़ी हम यहाँ पर चलो पहले कन्नौज स्ट्रगल देख लें, वही देख लेते हैं एक बार। ये आपकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, या फिर जिसको हम कन्नौज स्ट्रगल, कन्नक भुज या कन्नौज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। आपको पता है कन्नौज को कैपिटल बनाने के लेकर 3 डायनेस्टीज के बीच में युद्ध हुआ था। गुर्जर प्रतिहार यहाँ से, राष्ट्रकूट यहाँ से, और यहाँ से ही थे पाल डायनेस्टी। कौन सी? पाल डायनेस्टी। इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 790 AD में। 790 AD की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। और देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे। इनके फाउंडर थे नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट। राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे दंतिदुर्ग, जिन्होंने हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वूम्ब के नाम से जानते हैं, वो भी परफॉर्म किया था। हिरण्यगर्भ एक तरह का यज्ञ है ना, जो इन्होंने परफॉर्म किया था। किस राजा को हरा के किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इनकी साथ साथ कैपिटल क्या थी वो भी आपको याद रखनी है। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैन थी, मतलब कुछ टाइम के लिए, फिर चेंज भी की थी इन्होंने। राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी, और पाल की क्या थी। ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करें पाल के फाउंडर कौन थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए पाल के फाउंडर वही थे जिन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी का गठन किया था, इस्टेब्लिश की थी? उदांतपुरी। कौन सी? उदांतपुरी। तो कौन थे वो? गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, जिन्होंने उदांतपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी। धर्मपाल ने आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, विक्रमशिला। और एक और हम पढ़ते हैं नालंदा। तो ये याद रखना है कि नालंदा जो है वो पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने नहीं, गुप्ता वंश के रूलर्स ने बनाई थी। क्या नाम था उनका? किंग का नाम था कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त दी फर्स्ट। इन्होंने नालंदा बनाई थी, जो आगे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय की थी। और बख्तियार खिलजी कौन थे ये तो आपको चलो क्या ही मतलब ज़्यादा हो जाएगा फिर। और धर्मपाल के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इन्होंने एक कन्नौज के रूलर थे इंद्रयुद्ध, उसको भी डिफीट किया था। डिफीटेड इंद्रयुद्ध। ये कन्नौज के किंग थे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976। मतलब कहने का मतलब क्या है, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें कितने DPSP ऐड हुए थे? 2, 3, 5 या 4? तो आपको पता होना चाहिए 4 ऐड हुए थे। कौन कौन से? 39 का F सब क्लॉज, जिसमें बोलता है कि अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ फॉर चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी एंड
हेल्थ फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और 39A फ्री लीगल एड टू वर्कर्स, फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। 43A जिसमें वर्कर यूनियन की बात की गई है, ठीक है। और 48A जिसमें एनवायरनमेंट की बात की गई है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई। तो ये चार जो हैं ये आपके 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। और डीपीएक्स के बारे में हमें थोड़ा सा उसके आर्टिकल देख लेते हैं और थोड़ा सा क्या जान लेते हैं। डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहले आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है, देख सकते हैं 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है दे सीक टू स्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट, सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब 36 में क्या है? 36 में सिंपल है, पहली डेफिनेशन आएगी, ठीक है। हर आर्टिकल के जो भी आर्टिकल पहले शुरू होता है वो उसमें पहले डेफिनेशन होती है। 37 में एप्लीकेशन की बात की गई है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, है ना। 38 बोलता है कि इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जो हमने यहाँ पे बात की है सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, ये आर्टिकल नंबर 38 बोलता है। 39 बोलता है, 39 में वैसे भी मतलब कि बहुत सब क्लॉजेज हैं, ABCD, है ना। तो उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो मैं फिर कभी बता दूंगा। हम याद कैसे करते हैं? LDC गोज टू PHC, LDC गोज टू PHC, ऐसे हम याद करते हैं, ठीक है। ABCDEF, ठीक है, ये सब है। 39A की बात करें जो कि ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, मैंने आपको बताया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऑफ पुअर की बात करता है। 40 जो है पंचायत की बात करता है। 41 जो है राइट टू वर्क एंड राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एरियाज की बात करता है। 42nd जो है ये मैटरनिटी लीव्स और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क की बात करता है। 43 लिविंग वेजेस की बात करता है। 43A जो है ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर यानी कि यूनियन की बात करता है, ठीक है। 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 44 जो है यूनियन सिविल कोड की बात करता है। 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है, जिसमें बोलते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। 46 जो है वो ST SC के बच्चों की एजुकेशन और फाइनेंशियल हेल्प की बात करता है। 47 जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। 49 जो है मॉन्यूमेंट्स या फोर्ट या वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 50 हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। और 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, कई बार मैंने आपको बताया है और कई बार मैंने वो ट्रिक भी बताई है जिससे हम याद करते हैं। आज जस्ट मैंने आपको बस रिवाइज पर्पस से ये लगा रखा है, तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए और एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए 48 में जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 40 में पंचायत है। और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पहला राज्य भारत का कौन सा था जिसने मैटरनिटी रिलीफ की बात रखी थी या दी थी, तो वो था आसाम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। आसाम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू टॉक अबाउट मैटरनिटी रिलीफ एंड टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर होंगी। चलते हैं आगे। हु पब्लिश्ड द लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 1838। तो ये आई होप आपको आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ऑप्शन है हावर्ड थॉमस ऑडम, एल्फ्रेड रशल वेलिस, या पेरे फ्रैंकोइस, या फिर जॉर्ज हचिंगसन। अच्छा, हज की तो एक सिम आती थी ना भाई, हज की तो एक सिम आती थी भाई, पहले के टाइम में नोकिया के फ़ोन में बसती थी एकदम।
भाई क्या नाम है, चलो तो इसका आंसर है आपका पेरे फ्रैंकोइस जो हैं, ये इन्होंने दी थी इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dn/dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट में 1 - n/k। ठीक है, अब मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो इनकी इक्वेशन का मतलब क्या था। ये जो फ्रैंकोइस थे पेरे, इनकी जो लॉजिस्टिक इक्वेशन और मॉडल ऑफ इक्वेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये बोलती है कि देखो इनिशियल स्टेजेस में पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, तो वो जो ग्राफ है वो स्लो डाउन हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा बोलती है लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि है ये, जिसमें आर जो है वो है आपका ग्रोथ रेट, ये जो एन दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये है आपकी पॉपुलेशन, और के जो है वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक तरीके से। ठीक है, मतलब कि क्या है, इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ किसी कंट्री की बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन जैसे मतलब स्लो डाउन हो जाएगी एज सून एज द रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो ये तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोयम्बटूर में। वैसे अगर हम और की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर बायोलॉजी कहाँ पे है। ये है आपका हैदराबाद में, तेलंगाना में। कहाँ पे, हैदराबाद में। फ्यूल रिसर्च कहाँ है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च, ये धनबाद में है, झारखंड में। ड्रग रिसर्च कहाँ है, लखनऊ में है, और लखनऊ में ही आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी जी ने वो बात करी है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह हैं उसका हम सेंटर है कि लखनऊ में भी खोलेंगे, या खोल दिया है। ठीक है, इनाग्रेट कर दिया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ही पहला स्टील प्लांट जो है, फर्स्ट स्टील प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, किसकी हेल्प से किया था ये आप मुझे बताएंगे। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। आपको पता है पहले तो कानपुर जो है वो लेदर के लिए बहुत फेमस था, लेकिन कानपुर मार के नहीं आना है। जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका चेन्नई में है। शुगर केन आपने अभी देखा है कोयम्बटूर में है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये मैसूर में है, जो कि कर्नाटका में है। वायरोलॉजी की बात करें तो ये पुणे में है। जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है। ग्लास एंड सैरेमिक की बात करें तो ये कोलकाता में है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कराईकुड़ी, तमिलनाडु में है। राइस की बात करें तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक, उड़ीसा में है। सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भावनानगर, गुजरात में है। ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये चंडीगढ़, पंजाब में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, जिसमें से ड्रग इंस्टीट्यूट, ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शुगर केन के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो कोयम्बटूर तो आपको यह है याद हो गया होगा। राइस का याद रखना है, राइस कटक का है, उड़ीसा। ठीक है, वायरोलॉजी की याद रखनी है, पुणे में है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी हम और बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतने ही याद कर लो, या मतलब एक बार देख लो, अगली बार हम फिर डिस्कस करेंगे, तो फिर ऐसे डिस्कस करते 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 आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हु अज्यूम चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी ऑन 31 जुलाई 2021। तो वाइस चीफ कौन बने हैं 2021 में, मैंने फोटो लगा दी है, अगर आप फोटो से पहचान सके तो और भी अच्छी बात है। करमवीर सिंह, रवनीत सिंह, सतीश कुमार, नावदेव गोरमाड़े, या फिर SN गोरमाड़े, या दिनेश के त्रिपाठी। तो आप देख सकते हैं फोटो से आपको दिख रहा होगा कि पंजाबी और तो हुई है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है SN गोरमाड़े। ठीक है, ये हमारे जो हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने थे 2021 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए।
और एक ऑपरेशन मुझे याद आ रहा है कि हमने गोवा में कौन सा ऑपरेशन किया था पोर्चुगीज को भगाने के लिए, ठीक है। क्या आपको उस ऑपरेशन का नाम याद है? ऑपरेशन डैश, मैं लिख देता हूँ कितने लेटर का है, 5 लेटर का है, ठीक है। तो क्या नाम था उस ऑपरेशन का जो हमने किया था गोवा में पोर्चुगीज को इंडिया से भगाने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 AD टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है, या आपका इंडियन स्लेवरी एक्ट था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, या रेगुलेटिंग एक्ट था? कौन सा था आपका? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्ट था। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट को तो हाफ लोफ सिस्टम बोलते हैं, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डीप में देख रखा है। हाफ लोफ सिस्टम 1773 की बात की है, तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इंडियन स्लेवरी एक्ट की बात करें तो ये 1843 का है, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें तो 1891 का है, जिसमें जो है गर्ल्स की मैरिज जो है वो उसकी एज बढ़ा दी गई थी। पहले 10 साल मतलब थी, अब कानूनी तौर पे 12 साल कर दी गई थी, कि मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, अब मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, इंटीमेसी वगैरह के लिए जो गर्ल की एज जो है वो 10 थी पहले, और फिर 12 कर दी गई मैरिज के लिए, एक तरह से ही कह सकते हो। वहीं हम अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, क्या कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको चेंज करके गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है वो उसकी चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, ठीक है। और पहले कौन से बने थे? तो पहले कौन से बने थे? पहले बने थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट, सॉरी, पहले गवर्नर थे ना रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव तो पहले गवर्नर थे। गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, क्या ही कर सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग बने थे, है ना। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको कुछ ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है था, जिसके हम बात करते हैं, हाफ लोप सिस्टम, जिसको हम हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी किसके टाइम पे आया था? ये भी जो है किसके टाइम पे आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। और इसमें कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि जो है क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। ट्रेड विद चाइना जो हम पहले कर रहे थे उसको मना कर दिया गया था। पहला लॉ कमीशन भी इसी टाइम पे बनाया गया था, पहला लॉ कमीशन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बची थी, है ना। ये तो किससे हुआ था? ये 1833 के हेलिना एक्ट से हुआ था, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे, तो आपको बस एक ही चीज़ रखनी है। और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में भी इनके टाइम पे हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा। और सेकंड मैसूर भी इन्हीं के टाइम पे थी, सेकंड एंग्लो मैसूर, एंग्लो मैसूर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी इन्हीं के टाइम पे बनी थी। और मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1784 की, है ना। और किसने बनाई थी? विलियम जोन्स ने बनाई थी। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा, विलियम जोन्स ने बनाई थी। और एक चीज़ याद नहीं है कि इन्होंने दस्तक एबॉलिश कर दिया था। दस्तक क्या था? मतलब कि ऑफिशियल करप्शन ना करें इसके लिए। और वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ ही इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था, ये भी आपको पता होना ही चाहिए।
और आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डुअल गवर्नमेंट लेके आए थे, और उस डुअल गवर्नमेंट बंगाल में लेके आए थे, और उसको ख़त्म करने का काम जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। और एक चीज़ आप नोटिस करी होगी, जब मैंने बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, तो आपको पता है कि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट थी, बंगाल, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट थी। अब इन्होंने एक को पावर दे दी, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल बंगाल। इसका मतलब क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को ज़्यादा पावर मिल गई। तो ये तो प्रेसिडेंसी जो है ये आप इनकी पावर को कम कर दिया, एक तरह से आप इस एंगल से भी देख सकते हो। तो वो काम किसने किया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने किया था। तो आप इस नज़रिए से देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते हैं। मैच करना है। मैच दी फॉलोइंग आइटम्स: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, मिड डे मील स्कीम, नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एजुकेशन। तो आपको देखो सारी चीज़ें पता भी नहीं है, तब भी आपको काउंट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है मिड डे मील जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में हुई थी ऑफिशियल तौर पे। लेकिन पता है मिड डे मील सबसे पहला स्टेट कौन सा लेके आया था? भारत का सबसे पहला स्टेट तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील स्टार्ट की थी। कब? 1960s की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन पूरी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल तौर पे है वो 1995 में लेके आई थी। तो अगर आप देखेंगे सेकंड का डी हो जाएगा। सेकंड का डी 2 ऑप्शन में है, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं और एक ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम जो है ये कब आई थी? ये आई थी 2004 में। तो यहाँ से आप जो है बाकी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। ए का फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का 1994 ए हो जाएगा, और फोर्थ का जो है सी हो जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945 में आई थी। अगर हम थोड़ी सी बात करें मिड डे मील की, तो मैंने यहाँ पे शायद लगा रखा है, हाँ ये टाइमलाइन लगा रखी है, आप देख सकते हैं। 1995 में इट वॉज लॉन्च टू कवर प्राइमरी स्कूल, स्कोप्स था 2400 ब्लॉक्स का। 2001 में इट बिकेम यूनिवर्सल इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ऑल स्टेट्स, समझ रहे हैं। और सबसे पहले मैंने बताया तमिलनाडु में कब था? तमिलनाडु लेके आया था 1960s में। और आपको पता है तमिलनाडु ये स्कीम लेके आया था, इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प हुई कि वहाँ के लोग आज भी उस चीफ मिनिस्टर, आप मुझे बताएंगे उस टाइम पे सीएम कौन था जो ये स्कीम लेके आए थे, उन सीएम को बहुत रिस्पेक्ट करते इस चीज़ के लिए। और उसने मतलब कि एक नज़रिया ही चेंज कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, लोग गवर्नमेंट स्कूल जाना पसंद ही नहीं करते थे। मतलब इन्होंने एक देखो, एक तो 2 तरह से हेल्प करी। एक तो बंदे की आप क्या बोलते हैं, खाना दे रहे हो, ठीक है, तो आप एक जो है ये पॉवर्टी वाले लोगों को, बिलो पे पॉवर्टी लाइन वाले लोग, उनकी हेल्प हो रही है, साथ साथ उसके चक्कर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। भले ही आप 10% 20% गेन करो, लेकिन कुछ तो गेन हो रहा है ना, तो वो चीज़ है। 2007 में ये है एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे हम सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल आ गया 2007 में। 2009 में जो है राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया था, जिसने इंक्लूड किया प्रोविजन ऑफ अ किचन इन एवरी स्कूल फॉर कुकिंग एंड मिड डे मील। प्रोविजन ऑफ अ किचन, कि स्कूल में एक ब्लॉक जो है वो किचन के लिए होगा, जहाँ पे स्कूल में ही खाना बनेगा। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2009 का जो है वो लीगली एंटाइटल्स एवरी चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स टू फ्री कुक्ड हॉट मिड डे मील इन ऑल स्कूल रन और एडेड बाय द गवर्नमेंट लोकल बॉडीज। ऐसा 2013 में हुआ। तो ये टाइमलाइन है आपकी, तो ये आप मिड डे मील की, तो आपको देख सकते हैं कि इनिशियली जब 1995 में स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के लिए था, लेकिन 2007 में ये अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी आ गया, ठीक है। किचन की बात जो है वो कि किचन जो है स्कूल में होना चाहिए, ऐसा 2009 में बोला गया, ठीक है। तो ये जो है टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG ऑफ G20 कंडक्टेड? कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर में,
और G20 की हम बात करें 2023 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये मीटिंग कब हुई थी 2023 में, ये हुई थी फरवरी 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एज पर सेंसस ऑफ 2011 द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2001 वॉज 3.88 एंड 13.79, 5.88 एंड 12.79, या 6.88 एंड 11.79, या 4.88 एंड 10.79। तो ये पूछा गया है कि एक्चुअल में 2001 की बात की गई है, 2001 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे 2011 मान लो, यहाँ पे मेल मान लो, यहाँ पे फीमेल मान लो। तो उसने पूछा है कि 2001 से मेल और फीमेल में कितना इंक्रीज हुआ है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कितना था। तो 2001 में पहले ओवरऑल देख लेते हैं। 2001 में ओवरऑल लिटरेसी रेशियो कितना था, वो था 64.83, और 2011 में कितना हो गया था, वो हो गया था 74.04, लगभग 10%, 9 पॉइंट समथिंग या फिर लगभग 10%। ये ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट क्या था 2001 में, ये था 75.26, 11 में कितना हो गया था 82.14 हो गया था परसेंट, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में था 53.67, और ये बढ़कर हो गया था 65.46। तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे लगभग 7 के आसपास, और यहाँ पे लगभग 11.5 के आसपास। तो ये हो गया 6.88 एंड 11.79 आपका सही आंसर। और 2011 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी तो कंडक्ट होगा 2025 में, संभवतः जो है सेंसस वापस कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन 11 का देख लेते हैं। अर्बन में लिटरेसी रेट कितना है, रूरल में कितना है, ये आप मुझे बता देंगे। प्लस हम हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेट में, यूटी में और डिस्ट्रिक्ट में, 3 में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अर्बन का कितना है, अर्बन में परसेंटेज है ये 83.18%, लोग जो हैं लिटरेट हैं, और इसका है रूरल का 76.42%। हाईएस्ट आपको पता है केरला का है, कितना है 94%। लोवेस्ट बिहार का है, कितना है 64 समथिंग। यूटी में लक्षद्वीप का हाईएस्ट है 91 समथिंग है, और लोएस्ट किसका है, दादरा नगर हवेली का। वहीं हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हाईएस्ट है सरछिप मिजोरम, सरछिप जो कि मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट है, और लोएस्ट है अलीराजपुर, ये कहाँ पे है, ये आपकी एमपी में, इसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए रिलेटेड टू लिटरेसी रेट, ठीक है। और सेकंड पूछ लेता है ना, सेकंड किसका है, ये आप मुझे यहाँ पे लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट किसका है, लिस्ट में सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट कौन है इन स्टेट, इन लिटरेसी रेट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ डेड सी, डेड सी की सैलिनिटी कितनी, सैलिनिटी मतलब कि पर लीटर में कितना नमक है या फिर कितना सलाइन है वाटर। तो डेड सी की हम बात करें तो किस से किस कहाँ है, किसके बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये आप देख सकते हैं, ये जॉर्डन है आपका और ये इजराइल है, और ये बीच में है हमारी डेड सी, ठीक है। और एक चीज़ आप पता होनी चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड सॉल्टियस्ट बॉडी ऑफ वाटर है, वर्ल्ड सॉल्टियस्ट, क्योंकि सी तो है नहीं ना, ये तो लेक है, नाम सी होने से सी थोड़ी है भाई, ठीक है, ऑफ वाटर। वो एक मतलब कि बचपन में एक हम चुटकुला सुनते थे ना, कि क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं, मेरे मुर्गे ने क्या बोलते हैं, मेरे मुर्गे ने दूध दिया, मेरे मुर्गे ने दूध दिया करके बोलते थे। तो कि बोलते दूसरा लोग परेशान हो जाते थे कि भाई कैसे पॉसिबल है, तू मुर्गा थोड़ी दूध देगा, तो बोलता था भाई मेरी बकरी का नाम मुर्गा है, ऐसे करके था ना। तो वही चीज़ है। तो डेड सी जो है एक्चुअल में लेक है और इस वर्ल्ड सॉल्टियस्ट बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है। इसका
सैलिनिटी कितनी है, तो आपको याद रखना है 340 ग्राम्स इसकी सैलिनिटी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। पपनासम रामैया शिवन वॉज एन इंडियन कंपोजर ऑफ विच म्यूजिक स्टाइल? कव्वाली, कार्नाटिक, भजन या फोक म्यूजिक? तो ये हैं हमारे PR शिवन, PR शिवन ये हैं, ठीक है। और ये किस मतलब कि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो आप ये नाम देखिए, नाम क्या आपको लग रहा है? कव्वाली कहाँ का है? कव्वाली नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर है, तो नॉर्थ ईस्ट नाम लग रहा है? नहीं लग रहा। भजन भी नहीं लग रहा, तो ये क्या है? साउथ का नाम लग रहा है। तो साउथ में कौन सा म्यूजिक होता है? कार्नेटिक म्यूजिक होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते हैं भाई, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि आपको पता होना ही चाहिए कि भाई मुझे इनके बारे में कैसे नहीं पता भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप खेलेंगे चीज़ों को तो आप बेहतर कर सकेंगे। कार्नेटिक म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो साउथ का म्यूजिक है। साउथ की अगर हम बात करें तो जैसे कि मतलब कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो स्टेट है, आंध्रा वाला, इसमें जो म्यूजिक होता है उसको हम कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। जो नॉर्थ में होता है उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे बोला जाता है? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे बोला जाता है? और ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो किसे बोला जाता है? ये आप मुझे बताएंगे। प्लस आप मुझे बताएंगे इसकी स्टाइल्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, मतलब कितनी स्टाइल्स जो हैं कार्नेटिक म्यूजिक में होती हैं ये, और उनके क्या क्या नाम है। तो क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो MS सुब्बलक्ष्मी को बोला जाता है। और आपको पता है कि 1998 में इनको पद्म भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पहली म्यूजिशियन बन गई थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे थे हमारे पंडित रविशंकर, तीसरे थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हैं, ठीक है। फादर किसे बोलते हैं? फादर बोलते हैं पुरंदरदास को। और त्रिनिटी, जैसे पता चल रहा है 3 लोग होंगे, तो 3 लोग कौन कौन है? P त्यागराज, M दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ये 3 लोगों को ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है। अगर हम स्टाइल की बात करें, कार्नेटिक म्यूजिक की बहुत सी स्टाइल्स हैं, जैसे कि गीतम, सुलादी, जातिस्वरम, कीर्ति स्वर ज्योति, पल्लवी, वर्णम, राग और कीर्तिनम। अब आपका सवाल ये है, ये तुमने बता दिया, आपका सवाल ये है, ये चेक करना कि क्या मैंने स्टाइल्स, कोई एक स्टाइल जो है 1 या 2 मैंने मिस करी हैं, और करी हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी हैं। अगर नहीं करी हैं तो आप थम्स अप दिखा के ओके बता सकते हैं। तो ये स्टाइल्स हैं कार्नेटिक म्यूजिक की, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, पहले मैंने देखा है ये स्वर ज्योति और कीर्तिनम और जाति स्वरम, इन तीनों से इसने पूछा था, मतलब कि एक एक क्वेश्चन बने थे अलग अलग शिफ्ट में कि भाई ये किसकी स्टाइल है, तो कार्नेटिक म्यूजिक की। वहीं आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? मैंने फोटो लगा रखी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है? तो ये हमारी हैं S विजयलक्ष्मी, जो R वैशाली है, जो प्रज्ञानंद की जो बहन है, ठीक है। वो भी हुई है लेकिन वो फर्स्ट नहीं है, समझ रहे हो? वो फर्स्ट नहीं है। और चेस के बारे में हमको पता ही है, चेस के बारे में हमें क्या पता है कि कितना 8x8 के ब्लॉक्स होते हैं, 64 टोटल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 16 वाइट और 16 ब्लैक होते हैं, ठीक है। इन 16 में से जो हैं 8 जो हैं वो मंत्री, मतलब कि वो ऑफिसर होते हैं, और जो बचे 8 जो हैं वो पॉन्स होते हैं। सेम ब्लैक में होता है, 8 आपके राजा वाजा सब मिला के, और 8 आपके प्यादे पॉन। अब ये जो 8 हैं इनमें देखो, एक राजा, एक रानी, ठीक है, 2 वजीर, 2 घोड़े, दो वजीर, 2 घोड़े और 2 हाथी, ठीक है। कितने हो गए 8। हाँ, तो ये होते हैं। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
जो आपका राजा होता है, ठीक है, जो आपका राजा होता है वो सिर्फ, जैसे मान लो राजा यहाँ पे है, मान लो राजा यहाँ पे है, ठीक है, तो राजा आपका एक कदम चलेगा, चाहे इधर चलवा लो, चाहे इधर चलवा लो, चाहे इधर चलवा लो, चाहे इधर चलवा लो। ये आपका राजा का डायरेक्शन है। किसका है? राजा का डायरेक्शन है। ठीक है, ओके। रानी की बात करें तो मान लो रानी यहाँ पे है, तो रानी आपकी कहीं भी जा सकती है, मतलब यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। सॉरी, डायरेक्शन थोड़ा गलत बता दिया ना, उसी लाइन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, ठीक है, इतना भी चल सकती है, इतना भी चल सकती है, इतना भी चल सकती है, कहीं भी चल सकती है। ये रानी का है, ठीक है। वहीं हम वज़ीर की बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि एक वज़ीर जो है आपका वो ब्लैक में होता है और एक वाइट में होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये जो है ये ब्लैक में है और ये वाला वाइट में है। ये देखो ये वाइट में है और ये ब्लैक में है। तो जो ब्लैक वाला है वो सिर्फ डायगनली चलेगा ब्लैक ब्लॉक्स पे, और वो कितना भी चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है। सेम वो यहाँ से यहाँ चल सकता है, ओनली ब्लैक ब्लॉक्स में। जो वाइट वाला है आपका वो वाइट ब्लॉक्स में चल सकता है, यहाँ से यहाँ चल देगा, क्या पता यहाँ से जो है वो यहाँ चल दे, पर डायगनली यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, डायगनली। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। और बात कर लेते हैं घोड़े की। तो घोड़े की जो चाल है वो ढाई चाल होती है, हिंदी में ढाई चाल बोलते हैं, इंग्लिश में एल शेप्ड वॉक बोलते हैं। एल शेप में चलता है। अब एल शेप को मतलब क्या, ये दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये घोड़ा है, ढाई मतलब देखो, ढाई मतलब ऐसे समझो, 1 2 ढाई, तो ये एल शेप बन गया, ठीक है। या फिर देखो 1 2 ढाई, ये एल शेप बन गया, ठीक है। या फिर 1 1 2 ढाई, इधर भी 1 देखो 1 2 ढाई, एल शेप, ठीक है। या फिर आप बोलो कि क्या बोलते हैं, ये वाला से बोलो 1 2 ढाई, ये एल शेप। तो ये घोड़े की चाल होती है, एल शेप चाल होती है। और हाथी की बात करें वहीं पे, हाथी जो है वो सीधे चल सकता है, कितना भी डायगनली मूव नहीं कर सकता। हाथी जो होता है आपका वो डायगनली मूव नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो हाथी है हमारा, ये डायगनली नहीं, मतलब ये यहाँ से यहाँ चल सकता है, अगर खाली जगह है तो यहाँ से यहाँ चल सकता है सीधी लाइन में, ये यहाँ से यहाँ चल सकता है सीधी लाइन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ चल सकता है सीधी लाइन में, सिर्फ ओनली सीधी लाइन में चल सकता है। और कितना भी चल सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ आप, यहाँ से यहाँ भी ले आओ भाई, यहाँ से यहाँ भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। तो ये मूवमेंट थी चेस की। और अगर चेस के दीवाने हैं तो बिल्कुल भाई, यू आर मोस्ट वेलकम, आप खेल सकते हैं चेस। मैं भी खेलता हूँ ऑनलाइन, मे भी शायद हम लोग आपस में कभी टीम अप कर लें खेलने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये बाकी बातें अपार्ट, आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ अ प्लेस। मतलब कि जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो, मतलब कि कौन सा जो है मेजर जो है वो नहीं है, फीचर नहीं है। अब दो, एक होती है वेदर, एक होती है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। ये दो नाम है ना, दोनों है मौसम, लेकिन फ़र्क इतना है, वेदर हम शॉर्ट टर्म को बोलते हैं कि मान लो आज का मौसम जो है वो गर्म है, अभी धूप निकली हुई है, शाम को बारिश हुई थी, आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, तो एक दिन की बात कर रहे हैं, तो ये है वेदर। क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो हम 30 ईयर का डेटा लेते हैं, 30 साल का डेटा लेते हैं, और फिर हम बताते हैं कि भैया जो है ये क्या बोलते हैं, गोवा साइड में जो मौसम है वो सेम लेवल पे रहता है, गर्मी भी उतनी रहती है, तापमान भी उतना रहता है, मतलब गर्मी अगर 35 डिग्री भी है तो सर्दी भी 35 डिग्री रहेगी। तो ऐसा हम बोलते हैं, कैसा, 30 साल का डेटा लेके, तो हम उस जगह के बारे में बता रहे हैं, तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो देखो एल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है,
लैटिट्यूड से भी फर्क पड़ता है, ओशन करंट से भी फर्क पड़ता है क्लाइमेट चेंज होने का। इंटीरियर ऑफ अर्थ का कोई रोल नहीं है ड्यूरिंग दी क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और फिर आपको पता है कि कोइपन क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें कोइपन क्लासिफिकेशन की, तो आपको कोइपन क्लासिफिकेशन, तो कोइपन जी ने जो है मतलब क्लाइमेट को अल्फ़ाबेट्स के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे A B C D E H। ए में आपके आ जाएंगे ये ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। बी में ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्पलेट, वार्म टेम्परेट। डी में हम कोल्ड की बात कर रहे हैं, कोल्ड एरियाज की, है ना। यहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट लिख लो आप। और ई की बात करें तो हम टुंड्रा की बात कर रहे हैं, टुंड्रा वाला रीजन। एच में हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है कोइपन जी ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। इन्होंने साथ साथ जो है स्मॉल लेटर का भी यूज़ किया है, जैसे कि एस, एस का मतलब समर ड्राई, समर ड्राई। छोटा डब्लू विंटर ड्राई। एफ का मतलब, छोटा एफ का मतलब फुल बारिश। तो इस तरह से इन्होंने जो है क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट के बेसिस पे एम से भी है ना, एक एम से भी है मॉनसून। अल्फ़ाबेट की हेल्प से इन्होंने क्लाइमेट को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कि जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है, अगर ये इंडिया है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ कौन सा होगा, आपका डी होगा, है ना। और डी के साथ कौन कौन सा, डी के साथ कौन कौन सा होगा, डब्लू हो जाएगा छोटा वाला, विंटर ड्राई रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी देख रखा है। और आपको पता है कि मोस्टली जो है यहाँ पे अगर एक लाइन बना लो तो यहाँ का ऊपर का जो क्लाइमेट है वो अलग रहता है और नीचे का क्लाइमेट जो है वो अलग रहता है। तो ये इससे हम मतलब कि हर एरिया के जो क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। थ्रू ये कोर्स है, कोइपन जी ने यही कोर्स दे रखे हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो हम और भी अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि अगर हम ए स्मॉल एफ की बात करें, ए स्मॉल एफ, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखो फुल बारिश है और ट्रॉपिकल है, मतलब कि ड्राई सीजन नहीं है, नो ड्राई सीजन, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम सी एस की बात करें, ठीक है, समर ड्राई है और सी मतलब क्या है, वार्म टेम्परेट है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ड्राई हॉट समर है उस एरिया का, ड्राई हॉट समर, जो कहाँ का है, जो हमारा यहाँ का होगा, राजस्थान वाले इलाके का। ये सॉरी, ये और ऊपर मान लो ना, ये लद्दाख वाला साइड की बात कर रहा हूँ मैं। जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, अरावली माउंटेन के वेस्ट वाला जो एरिया है, वो सी एस से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर ड्राई हॉट समर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको जब समझाऊंगा इंडिया का क्लाइमेट की, इंडिया के हम हर पार्ट के क्लाइमेट की बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे तो मैं आपको पूरा ब्रीफली हर एक को मार्क करना, कैसे हम मार्क करते हैं किस एरिया को और कैसे हम रीड करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल तो दे दिया आपको, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कैप्टन कूल। अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कैप्टन कूल किसको बुलाया जाता है। तो ये हमारे सीधा सीधा आंसर है, महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 7, थाला फॉर अ रीज़न, है ना। देखो अभी कुछ भाई, कोई एसएससी का कुछ वैसा नहीं है, थाला फॉर अ रीज़न भी पूछ सकती है भाई, थाला फॉर अ रीज़न किसको बोलते हैं, है ना। तो ये भी है। किंग कोहली, कोहली को अच्छा कपिल देव को क्या बोलते हैं? कपिल देव को डैश एक्सप्रेस बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, है ना। ये तो आपको नाम पता ही है। तो ये चीज़, और रावलपिंडी एक्सप्रेस तो
शोएब अख्तर को बोलते हैं, और किस किस क्या क्या निकनेम है। चलो ये तो हम फिर बाद में देख लेंगे, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कपिल देव को क्या बोलते हैं आप मुझे लिख के बता देंगे। और ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं जिनका पता नहीं चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा गोल्डन गर्ल, और इनको आपको पता है पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत ना पड़े। साइना नेहवाल की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है प्लेइंग टू विन। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑल। सुनील गावस्कर, ये भी आएगा यहाँ पे, गावस्कर की है सनी डेज। ठीक है, मोहम्मद अली की है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। रिकी पॉन्टिंग की है एट द क्लोज ऑफ प्ले। शेन वॉन की नो स्पिन। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। शायद अफरीदी की है गेम चेंजर। अभिनव बिंद्रा की है एट अ शॉट एट हिस्ट्री। विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। और पीवी सिंधु की है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफी हैं जिनके बारे में एसएससी जो है पूछ लेता है, तो आपको पता होनी चाहिए। और कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जैसे कि आप मुझे बता देंगे, आप मुझे किसकी बता देंगे। हमने कपिल देव कवर कर लिए, सचिन तेंदुलकर कवर कर लिए, सुनील गावस्कर, अश्विन रविचंद्रन अश्विन की बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है। और वीवीएस लक्ष्मण हो गया, शेन वॉन हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, क्रिस गेल की तो आपको पता ही है 6 से स्टार्ट है कुछ। चलो ये भी बता दो आप मुझे। क्रिस गेल की हो गई, और एबी डिविलियर्स की बता दो, एबीडी की बता दो आप। ठीक है, तो मतलब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्रिकेट से जुड़े होते हैं कैसे ना कैसे आपके फैमिली में कहीं ना कहीं से, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको नोट करवाई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चूफाट डांस परफॉर्म्ड। चूफाट जो है वो कहाँ का डांस है, किस स्टेट का डांस है। हरियाणा, यूके, वेस्ट बंगाल या सिक्किम का। ठीक है, तो ये है आपका सिक्किम का डांस। सिक्किम के और कौन कौन से हैं, सिंगी छम यहीं का है, मरूनी ये भी यहीं का है, मरूनी, शिकमारी, घांटू और जुमाल लोग, ये सब कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। वहीं हम यूके की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर लें तो यूके के आपके हो जाएंगे झोरा चपेली, झोरा एक हो गया, चपेली हो गया, डांडिया हो गया, चोलिया, टांडिया और चमचेरी नहीं, चमचारी। ठीक है, बस इतने याद कर लो। वेस्ट बंगाल के तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ, गंभीर, गौतम गंभीर नहीं भाई, गंभीर डांस है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का। और पुरुलिया छऊ। ठीक है, रनपा तुस्सू पर्व और बाउल ये भी यहीं का है। ठीक है, हरियाणा बच गया, तो हरियाणा को भी देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। किसी को खाली नहीं छोड़ना भाई, देखो है ना, बुरा मान जाएंगे हरियाणा वाले। गुग्गा यहीं का है, चरकुला यहीं का है, चरकुला। वैसे मैंने बता रखा है, खोरिया, डफ ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं थोड़े से, तो इस बार थोड़े हम ज़्यादा देख लेते हैं। मंजीरा यहीं का है, मंजीरा। फग यहीं का है, धमाल यहीं का है, और धमाल और झूमर या झूमर अलग है, झुमैर एक अलग है। झुमैर कहाँ का है ये आप मुझे बताएंगे। ये झूमर है, ठीक है, हरियाणा का। झूमर बोल लो या झुमार बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, याद होना चाहिए बस। झूमेर जो है वो कहीं और का है, वो कहाँ का ये आप मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। डाइजेशन ऑफ फूड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इन एनिमल्स लाइक लायंस, काउस एंड humans etc. The process involves use of various organs starting from mouth and ending in the anus.
द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैनाल इज नोन एज, मतलब कि डाइजेशन जो प्रोसेस है ना, उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम में स्मॉल है बट छोटा समझने का नहीं, समझा? तो अब थोड़ा सा डाइजेशन देख लेते हैं। ये हमारा डाइजेशन डायग्राम है, डाइजेशन डायग्राम तो नहीं है पर हम इसको बना देंगे। देखो, मुंह से हमने खाना खाया, मुंह से हमने क्या खाया? फूड एंड वाटर, वाटर। यहीं पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं। ये एमिलेज या एमाइलेज जो है एंजाइम, ये करता क्या है? ये दो चीज़ करता है। पहली चीज़, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। किसमें? सिंपल शुगर में। दूसरा काम इसका ये है कि ये स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक करेगा, स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक करेगा। ठीक है। इसके बाद ईसोफेगस की मदद से, ईसोफेगस जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, इसकी मदद से खाना जो है वो स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में 3 चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। एक HCl एसिड होता है, पेप्सिन और म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप यहाँ तो समझ गए होंगे कि भाई एसिड होता है, HCl होता है। तो ये क्या करता है? ये मीडियम को, इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है ना। अपना आसपास का जो भी माहौल है, यहाँ का जो भी माहौल है, इसको पूरा एसिडिक बना देगा। ठीक है। अब देखो HCl, भाई देखो HCl जो है वीक, इतना भी वीक एसिड तो है नहीं, तो वो स्टमक को डैमेज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे स्टमक के कोर पे, इसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? स्टमक को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl, जिससे डैमेज ना हो। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का पहली बात तो देखो, इन्वायरमेंट उसका क्या है? उसका एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो याद रखना कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, और ये इसका काम है प्रोटीन को ब्रेक करना, प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड, इनटू अमीनो एसिड। जब इतना काम हो गया तो खाना फिर आगे गया, है ना। खाना आगे गया। देखो, अभी खाना आगे, मैं बोल रहा हूँ खाना आगे गया, खाना आगे गया, ये जा कैसे रहा है? तो यहाँ पे देखो, समझो एक चीज़ कि स्पिंटर मसल होती हैं, स्पिंटर मसल, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है ढंग से। ठीक है, तो स्पिंटल मसल होती हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, इसका काम ये समझना है कि भैया इतना खाना, मतलब कि खाने को कितना किसको देना है, कितना किसको देना है, ये काम किसका है? स्पिंटर मसल का है, कि इतना खाना आगे भेजना है, इतने खाने को यहीं रोक लेते हैं, काम उस पर और होने देते हैं, फिर थोड़ा सा खाना फिर आगे भेज देते हैं। ये काम किसका है? स्पिंटर मसल का है। तो स्पिंटर मसल की मदद से स्टमक से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख रहे होंगे, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, इसमें 2 लोग हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। एक तो लीवर हेल्प करता है और एक पैनक्रियास, ये यहाँ पे, ये दोनों हेल्प करते हैं। लीवर क्या करता है? लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे बाइल जूस बनता है ना। ये बाइल जूस को फेंक के मारता है, मतलब फेंक के क्या मारता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। तो ये बाइल जूस क्या करता है? अब देखो, यहाँ तो माहौल HCl ने एसिडिक बना दिया, तो बाइल जूस क्या करेगा? माहौल को बेसिक बनाएगा। तो बेसिक बनाने का काम जो है बाइल जूस का है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को गॉल ब्लैडर देता है, लीवर देता है, खुद नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद नहीं बनाता। ठीक है। वैसे ही पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। साथ साथ पैनक्रियास में 2 बंदे जो हैं, 2 क्या बोलते हैं उसको, आतापी वातापी, एक का नाम ट्रिप्सिन है और एक का नाम है लाइपेज। ये दोनों काम कर रहे होते हैं। अब देखो, मीडियम क्या है? मीडियम बेसिक है। तो याद रखना, ये दोनों जो बंदे हैं आतापी वातापी, ये मीडियम बेसिक में काम करते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा और लाइपेज जो है फैट को ब्रेक करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। ठीक है, समझ गया?
इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हुआ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन होता है और एक सीकम होता है। कोलन का काम क्या होता है, कोलन का काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। किसका? वाटर एब्जॉर्प्शन का। वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो प्रोटीन वगैरह है वो वापस बॉडी में ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक विली होता है, विली क्या करता है, मतलब खाने के हिसाब से अगर खाना इतना है, खाना इतना है तो विली इतना ही रहेगा। अगर खाना बड़ा है तो ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा देगा, विली और बड़ा हो जाएगा। तो विली एक तरह से क्या है, प्रोजेक्शन टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने अमीबा में देखा होगा उनके फॉल्स एंड होते हैं ना, सूडो क्या बोलता है, कुछ बोलता है, सूडोपोड्स बोलता है, सूडोकोड्स बोलता है, ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है। तो वो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो सेम चीज़ विली होती है, ठीक है। जिसका काम क्या है, जिसका काम है जो फूड को हमने एब्जॉर्ब किया है, बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, मतलब कि जितना मतलब कि ज़रूरत हो उतना खुद को फैल जाना, बेसिकली ये काम है। फिर लास्ट में आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो है वेस्ट मटेरियल एनएस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रखनी है। और सेकंड चीज़ ये याद रखनी है, दो लीवर और पैनक्रियाज जो हैं, लीवर और पैनक्रियाज जो हैं वो हेल्प करते हैं, बट वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते, ठीक है। ये दोनों जो हैं हेल्प करते हैं, बिल्कुल बात सही बात है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते, ये चीज़ याद रखनी है। और लीवर आपका जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और लीवर में क्यूपर सेल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है रिजनरेशन करने की। जैसे रिजनरेशन मतलब कि जैसे आपने वो देखा नहीं है लिजर्ड, उसकी पूंछ कट जाती है तो फिर वापस उग आती है, ऐसे हम कहानी सुनते हैं बचपन में, घर वाले सुनाते थे। तो वो क्या है, वो पावर ऑफ रिजनरेशन है ना। आपने मूवीज़ वगैरह देखा होगा, भाई हाथ कट गया, हाथ वापस आ गया, क्या है, वापस जनरेट हो गया। तो ऐसी पावर लीवर के पास भी होती है। और लीवर में स्पेसिफाई बोलूँ तो किसके पास, क्यूपर सेल के पास। लीवर डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो हमें पता है, फिर हम और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जब हम लीवर की बात करेंगे अपरेंटली, तो ठीक है। आगे चलते हैं। दी फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनकी यहाँ पे फोटो लगा रखी है मैंने, इनको 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन है। कौन सा अवार्ड जो है इनको 1986 में मिला था? क्या वो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है, क्या वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, क्या वो संस्कृति अवार्ड है, या कालिदास सम्मान अवार्ड है? तो देखो, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार तो इन्हें मिला नहीं, संस्कृति अवार्ड भी इन्हें मिला नहीं, कालिदास सम्मान अवार्ड मिला जरूर है, लेकिन ये 2001 में मिला है, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा को कालिदास सम्मान अवार्ड जो है 2001 में मिला है। तो 1986 में कौन सा मिला है, वो मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। आप इनके हाथ में देख रहे होंगे, ये क्या है, ये संतूर है, संतूर इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऐसे बजा के जो है वॉइस निकाली जाती है। संतूर से रिलेटेड और भी लोग हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि तरुण भट्टाचार्य जी, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा तो हो ही गया, राहुल शर्मा, उल्हास बापत, उल्हास बापत, और भजन सपोरी। भजन सपोरी के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहली बात इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और संतूर से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नाम, 4-5 नाम आपको याद होने चाहिए संतूर से रिलेटेड, जिन पे बार बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा में जो है भैया कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? बैसागु, छठ, राजप्रभा बोल रहा हूँ मैं, राजपर्व, या मैदम मैफी? तो आपने देखा होगा मैदम मैफी की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ये कहाँ का है, ये असम का है। बैसागु जो है वो भी असम का है, और छठ जो है वो तो भैया बिहार का है। बच गया एक ही ऑप्शन, राजप्रभा। तो यही कहाँ का होगा, यही उड़ीसा का होगा। उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी हम और फेस्टिवल देख लेते हैं, फेस्टिवल ऑफ फोक डांस, एक्चुअली दोनों देख लेते हैं, है ना। तो कन्फ्यूजन एक बार बार दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं फोक डांस,
और यहाँ पे हम देख लेते हैं फेस्टिवल। ठीक है, फोक डांस में जैसे कि गोती पुआ, दाल खाई, ढंडेरी, घूमरा, बाग नाचा, मयूरभंज छऊ, आपको पता है छऊ 3 तरह का होता है। ठीक है, तो मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। और महारी डांस जो यहाँ का लोकल डांस है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाए इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है अब की बार। ठीक है, वहीं हम फेस्टिवल की बात करें तो कलिंग महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल। कोणार्क के बारे में देख चुके हैं कि कब से कब तक मनाया जाता है। ये 1 से 5 दिसंबर तक। 1 से 10 जो है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, याद होगा आपको, जिसको हम फेस्टिवल बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, राजप्रभा तो अब ये देख लिया आपने, रथ यात्रा। ठीक है, नुआखाई। ठीक है, बाली यात्रा। और एक और याद कर लो, नवकालेश्वर। अब नवकालेश्वर के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये पूछा गया था, मैंने इसके क्वेश्चन 2-3 देखे हैं। क्या पूछा गया था कि देखो, पहली बात तो ये पूरी जगन्नाथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मतलब क्या है, नवकालेश्वर का मतलब है नया शरीर। क्या मतलब है, नया शरीर। ठीक है, थर्ड चीज, जो भगवान जगन्नाथ हैं, बालभद्र हैं, सुभद्र हैं और सुदर्शन, इन चारों के मतलब कि लिए हम नवकालेश्वर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और नवकालेश्वर से रिलेटेड एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र, इन सब की जो मूर्तियां हैं वो 8 से 19 साल के बीच में जो हैं वो चेंज होती हैं। और आपको पता है लकड़ी की मूर्ति बनती है इनकी, पत्थर की मूर्ति नहीं होती, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो नवकालेश्वर के बारे में बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। Which of the following is a difference between self-help groups and microfinance institution? सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसी का पार्ट होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, SHG आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाइल MFI आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत बात। SHG ओनली प्रोवाइड ओनली क्रेडिट, बिल्कुल गलत। SHG आर टिपिकली स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। MFI आर लार्जर एंड मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। SHG जो है बहुत स्मॉल होती हैं, इनमें लगभग 4 से 10 लोगों का समूह बनता है, समूह बोलते हैं, वो वही है। पिछली बार जब मैंने ये बताया था तो मुझे उस शब्द याद नहीं आ रहा था कि गाँव में जो है क्या बोलते हैं, तो गाँव में बोलते हैं भैया समूह, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समूह। ठीक है, मतलब 4-5 लोग जो है, 10 लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर 10 से 20 लोगों का ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है, तो उसको हम SHG बोलते हैं। और अगर 4 से 10 लोगों का समूह बन रहा है तो उसको हम JLG बोलते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, MFI के रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया इसका एम क्या है। इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम इंडिविजुअल, जिनकी इनकम जो है वो लो है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना है इसका काम। इसके फादर को बोलते, इसका फादर कौन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, उसको हम बोलते हैं मोहम्मद यूनुस को फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इनको इसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था, कब, 2001 में। और इन्होंने ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दिया है। पहला MFI कौन सा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला MFI जो है वो था सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो 1974 में बना था। कहाँ बना था, अहमदाबाद गुजरात में बना था। अहमदाबाद गुजरात में ये फॉर्म हुआ था। और उसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो RBI इशू करता है। ठीक है, और MFI में माइक्रो सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें आपको MFI और SHG से रिलेटेड पता होनी चाहिए। SHG से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इसके ये बहुत सारे मॉडल पे काम करता है और उसके मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख के जो है उनको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द आर्यंस लिव इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट।
तो जो आर्यंस थे, है ना, हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक टाइम पीरियड की, वैदिक काल की। तो उसमें जो आर्यंस आए थे वो ऐसा मतलब लिखा जाता है कि वो सप्त सिंधु के लैंड में रहते थे, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। तो कौन सी 7 नदियां हैं और कौन सा उसमें से पार्ट नहीं है? तो इंडस बिल्कुल है, रावी झेलम बिल्कुल है, क्षिप्रा नदी जो है वो सप्त सिंधु का पार्ट नहीं है, ये एमपी की फ्लोइंग रिवर है। अब सप्त सिंधु में कौन कौन सी आती है यहाँ पे आप देख लो आप, ठीक है। सिंधु नदी तो आती ही आती है, ठीक है। झेलम, जिसका पुराना नाम क्या है, एंशिएंट नाम इसका क्या है, वितास्ता। चेनाब का क्या है, चेनाब का है अस्किनी। विपाशा, विपाशा है ब्यास का, विपाशा, विपाशा। और रावी का है पुरुषनी। सतलज का है सुतुद्री। और जो सरस्वती है इसका एंशिएंट नाम सरस्वती ही है। और आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती जो है वो अब मतलब गायब हो गई है, अब आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये 7 नदियां हैं जिनको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। और क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि शायद मैं आई थिंक, चलो मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा जो है किसी रिवर का जिक्र जो है वो सिंधु नदी का ही है, ठीक है। सिंधु नदी जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा, मैं एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैं शायद ये है ना। तो बस यहीं पे हमारा जो है आज का लेक्चर जो है, आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। आशा है आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं भी बीच बीच में भूल जाता हूँ, तो एकदम से दिमाग में आती है तो एकदम से बताता देता हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको भी याद आई होंगी जब मैंने ये हर क्वेश्चन को है डिस्कस किया, तो वो क्या क्या चीज़ें थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विथ दैट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अगली बार जब भी हम डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट्स को मैं कंसिडर करूँगा। और कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि देखो कहानियाँ हर किसी के पास बहुत सारी हैं, लेकिन हर कहानियाँ एसएससी में नहीं पूछी जाती हैं, कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर वो फैक्ट मैंने किसी क्वेश्चन में मिस किए हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये एसएससी में पूछा क्या था, आपने ये मेंशन नहीं किया है, तो अगली बार जो है वो मेंशन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।